गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी का 4th चैप्टर दैट इज़ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। अब एग्रीकल्चर वर्ड आप लोगों के लिए न्यू नहीं है। अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो जब जब इंडिया की बात होगी तो तब तब एग्रीकल्चर ये वर्ड यूज़ होगा। आपको पता है हम लोगों के लिए, जो भी लोग हैं इंडिया के लिए एग्रीकल्चर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड है। अब आप बोलोगे सर सब लोग तो फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, सब लोग फार्मर्स तो नहीं है, बट स्टिल हम लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो फार्मिंग सिर्फ फार्मर कर रहा है, बट अगर आप देखें तो कोई भी फार्म में जब कोई प्रोडक्ट फाइनल कंप्लीट होता है तो एक गाड़ी आती है जो उस सामान को बड़े मार्केट तक पहुंचाती है। तो कहीं ना कहीं वो जो गाड़ी वाला व्यक्ति है ही इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, राइट। फिर वो जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को सेल करते हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स, वो लोग भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी इंडिया की जो करंट पॉपुलेशन है उसकी 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे डिपेंड है, ठीक है। और हमारे लिए एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। और जो भी मैक्सिमम आपको पता है इंडिया में हम ज़्यादा नॉनवेज यूटिलाइज नहीं करते। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम लोगों का वेजिटेरियन फूड से ही है, जो कहाँ से हमें मिलता है, फ्रॉम दी एग्रीकल्चर, ठीक है। और अगर हम बात करें कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं हम लोग ना सिर्फ इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं बल्कि हम लोग इसे बाहर कंट्रीज़ को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि फार्मिंग के टाइप्स क्या होते हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। तो बात अगर अभी से ना हम पहले ज़माने से करें तो पहले से ही हम लोग कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही इकोनॉमिकली जुड़े हुए हैं। मतलब पहले से हमारे दादा परदादा वगैरह खेती करते थे, उसी से हम लोगों की इकनॉमी बनती थी, ठीक है। और कोई भी खेती के लिए क्या सिर्फ लोगों का होना ही इम्पोर्टेंट है, नहीं, बल्कि फिज़िकल एनवायरनमेंट। आप लोग को पता है हमारे इंडिया में सब टाइप के वेदर होता है, सब टाइप का क्लाइमेट होता है, ठीक है। और हम लोग पर्टिकुलरली फार्मिंग से जुड़े हुए हैं टेकिंग फ्रॉम द लास्ट फ्यू जनरेशन्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया मतलब एग्रीकल्चर, लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे हम मानसून कहते हैं लैंड ऑफ मानसून, एज वेल एज इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में सबसे पहली जो टाइप ऑफ फार्मिंग है दैट इज़ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। अब प्रिमिटिव का मतलब क्या, पुराना। प्रिमिटिव मतलब जब फार्मिंग स्टार्ट हुई होगी या एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करना स्टार्ट हुई थी तो वो सबसे बेसिक चीज़ जो मेथड हम यूज़ करते थे दैट वाज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग। और अगर हम बात करें तो इंडिया में स्टिल कहीं ना कहीं, अब मुझे तो नहीं लगता अभी पॉसिबल है, क्योंकि अभी ज़मीन को लेकर, लैंड को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत चेंज हो गए हैं। कुछ एरिया जैसे जहाँ आदिवासी रहते हैं वहाँ पर ये टेक्निक यूज़ की जाती होगी। इस टेक्निक का नाम है स्लैश एंड बर्न टेक्निक। क्या नाम है इसका, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कह सकते हैं, ठीक है। अब जो वर्ड दिख रहा है आपको स्लैश एंड बर्न मतलब क्या, काटो और जला दो। तो क्या किया जाता था, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर ये बोला गया है प्रिमिटिव मतलब यहाँ पर कोई मॉडर्न साइंस यूज़ नहीं किया जाएगा, ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ नहीं किए जाएंगे। जितने भी टूल्स हैं वो सब टूल्स कैसे होंगे, प्रिमिटिव टूल्स। कैसे होंगे, प्रिमिटिव मतलब बेसिक जो टूल्स जो ह्यूमन बींग्स ने डिस्कवर किए थे, बनाए थे, इन्वेंट किए थे, वो सारे प्रिमिटिव टूल्स यहाँ यूज़ होते हैं। जैसे कि सबसे पहला टूल है हो, मतलब हम फावड़ा कहते हैं जिसे, आपको पिक भी दिख रही है। सेकेंड है डाओ, ये क्या है, एक कटिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हम लोग कचरा वगैरह कट करते होंगे, पेड़ कट करते होंगे इसकी मदद से। और कुछ गड्ढा खोदने वाले कुदार वगैरह जैसे आपने देखा होगा, वो सारे टूल्स यूज़ किए जाते थे इस टाइप के फार्मिंग के लिए। और यहाँ पर
नो यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, नो फर्टिलाइज़र्स, किसी टाइप का खाद वगैरह यूज़ नहीं करते थे, बल्कि जो उस ज़मीन की नेचुरल फर्टाइल था, दैट वाज द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, उसे यूटिलाइज़ किया जाता था। अभी हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग फार्मिंग करते हैं, किसान, अगर मान लीजिए मैन्यूअर ज़्यादा फर्टिलिटी कम हो गई है तो फार्मर्स क्या करते हैं, केमिकल्स यूज़ करके फर्टिलिटी इंक्रीज़ कर लेते हैं। बट इस टाइप की टेक्निक में प्रिमिटिव टेक्निक थी, इसमें कोई फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं किए जाते थे और सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी को यूटिलाइज़ किया जाता था। और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती थी उस कंडीशंस के हिसाब से क्रॉप लगाए जाते थे। ये तो हम लोग मॉडर्न में भी यूज़ कर रहे हैं, सीज़न वाइज क्रॉप्स लगाए जाते हैं, ठीक है। अब जो ये टर्म है स्लैश एंड बर्न, इसका मतलब क्या, जो फार्मर क्या करता था, पहले एक पैच ऑफ लैंड, मतलब समझिए कोई ज़मीन है जहाँ पर कचरा है, छोटे मोटे पेड़ लगे हैं, पौधे लगे हुए हैं, तो फार्मर्स क्या करते थे, एक ग्रुप समझ लीजिए, एक फैमिली, उस एरिया को कट एंड स्लैश एंड बर्न मतलब उस एरिया को क्लीन करता था, ठीक है। तो उसके लिए ऑब्वियस बात है पेड़ों को काटना पड़ेगा, अगर पेड़ हैं तो उसकी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको जलाना पड़ेगा। तो वो क्या करते थे, एक पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड पर जाते थे, उसे क्लियर करते थे, जो भी चीज़ें उसे जलाते थे और वहाँ पर खेती करते थे। मतलब जो नेचुरल फर्टिलिटी होती थी सॉइल की, उस फर्टिलिटी की हेल्प से वो लोग सीजनल क्रॉप लगाते थे। अब कौन कौन से क्रॉप लगाते होंगे, जैसे कि अगर हम बात करें तो क्रॉप में आप कुछ याद रखिएगा, कॉर्न, मिलेट, बनाना, माउंटेन राइस, ठीक है। ये सारे पिक्स आपको दिखे हैं। तो ये कुछ क्रॉप्स इस टाइप के टेक्निक में लगाए जाते थे, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, दैट वाज अ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फिर क्या होता था, वो कुछ समय तक उस ज़मीन पर खेती करते थे, पर जैसे ही उन्हें लगता था कि अब वहाँ की फर्टिलिटी कम हो गई है तो वो किसी टाइप का फर्टिलाइज़र तो यूज़ करते नहीं थे। वो क्या करते थे, उस ज़मीन को एज इट इज़ लीव करके नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड के सर्च में निकल जाते थे। मतलब अभी क्या होता है, अभी हम लोग के फार्मर्स के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लैंड होता है जिसमें हम खेती करते हैं। मान लीजिए अगर फर्टिलिटी कम होकर क्या फार्मर वो ज़मीन छोड़कर किसी और के फार्म में जाके खेती करेगा? नहीं, बल्कि वो सॉइल में मैन्यूअर, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स यूज़ करके उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा। बट जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता था, द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग, उसमें जब उनको लगता था, फैमिली को लगता था कि यार ये ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो चुकी है, तो वो उस पैच ऑफ लैंड को लीव करके सर्च दूसरी जगह में निकल जाते थे। और फिर होता क्या था, जो सॉइल थी, जो हमारा नेचर है, वो हर चीज़ को रिकवर कर लेता है। तो वो जो ज़मीन थी वहाँ पे फिर से पौधे उग जाते होंगे, बुशेस उग जाते होंगे, और जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी अगेन रीगेन कर लेता था। तो इससे ना नेचर को ज़्यादा इफेक्ट होता था ना फार्मर्स को, ठीक है। अब जो ये टेक्निक है स्लैश एंड बर्न, इसे कुछ स्पेशल नाम दिए गए, जैसे कि है झूमिंग। इसे कहाँ बोला जाता था? इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि असम बोल लीजिए, मेघालय, मिज़ोरम एंड नागालैंड, तो वहाँ पर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को नाम दिया गया एक स्पेशल, दैट इज़ झूमिंग, ठीक है। और अगर हम बात करें कुछ और पार्ट्स की, तो एक नाम है पमलाओ। स्लैश एंड बर्न को बोला जाता था पमलाओ, कहाँ पर? इन मणिपुर, ठीक है। दीपा बोला जाता है कहाँ पर? इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। और अंडमान और निकोबार में भी ये नाम दिए थे। तो स्लैश एंड बर्न के कुछ नेमिंग्स है हमारे इंडिया में, जैसे झूमिंग बोला जाता था आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पमलाओ मणिपुर में बोला जाता है, डीपा बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो इसी टाइप में अदर कंट्रीज़ में भी स्लैश एंड बर्न को एक अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि मिल्पा इन मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, फिर रोका इन ब्राज़ील,
मैसोल इन सेंट्रल अफ्रीका। तो ऐसे नेमिंग्स हैं, आप लोग वो नेमिंग्स देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी पहली टाइप की फार्मिंग, दैट वाज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग। अब चलिए हम लोग सेकेंड टाइप की फार्मिंग देखते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग। अब इंटेंसिव वर्ड का मतलब क्या, जैसे कोई चीज़ इंटेंस हो, अगर आपके ऊपर छोड़ दिया जाए बेटा पढ़ाई कर लो, तो दैट इज़ प्रिमेटिव। आपको मन करेगा आप पढ़ोगे, नहीं तो नहीं करोगे। पर अगर इंटेंसिटिव हो गए तो, इंटेंसिव हो गया तो टीचर पेरेंट्स नहा धोकर आपके पीछे लग जाएंगे, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। उसी टाइप में जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है, अगर फार्म की ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म क्यों ना हो जाए, पर स्टिल और फर्टिलाइज़र्स और केमिकल बायोकेमिकल इनपुट्स और अच्छी इरिगेशन टेक्निक यूज़ करके हम लोग उस ज़मीन पर प्रेशर डाल कर हम लोग फार्मिंग करते हैं। और ये सब फार्मिंग कहाँ की जाती है, वो एरिया जहाँ पर हाई पॉपुलेशन है। क्योंकि देखिए अगर पॉपुलेशन अधिक होगी तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, तो वो एरियाज़ जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर इस टाइप की फार्मिंग की जाती है। यहाँ पर बहुत सारे बायो केमिकल इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक्स या और अच्छी इरिगेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। फिर एक बात बताऊँ मैं आपको, एक शब्द है दैट इज़ राइट टू इनहेरिटेंस। देखो ये सारी फार्मिंग्स हम लोगों की, ये समझ लीजिए हम लोग यहाँ के जो फार्मर्स हैं दे डू इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग, सबकी अपनी अपनी ज़मीन है। अभी जो वर्ड है राइट टू इनहेरिटेंस, तो आपको पता है अगर आपके दादाजी के पास कोई ज़मीन थी तो वो क्या सिर्फ आपके पिताजी को मिली, नहीं, बल्कि अगर आपके बड़े पापा होंगे, चाचा होंगे, तो वो पैच ऑफ लैंड सब भाइयों में डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर आपके घर में 8 एकड़ ज़मीन थी, 8 एकर्स ऑफ लैंड, और आपके दादाजी के टोटल 4 सन्स थे, अगर देखिए फीमेल्स नहीं थी, मान लीजिए ओनली 4 सन्स, तो सब इंडिविजुअल के हिस्से में कितना आया, 2 एकर्स। तो अब मुझे बताइए जिस भी फार्मर के पास जितना भी ज़मीन आए वो तो यही चाहेगा कि मैं उस ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सकूं, और हमें पता है ज़्यादा से ज़्यादा खेती करना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक्स, ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करना। तो एग्जैक्ट यही होता है जो हमारा रूल बना है राइट टू इनहेरिटेंस। उसके कारण क्या होता है, जो लैंड है उसका डिवीज़न होता है, तो उससे क्या होगा, जो एक इंडिविजुअल के हाथ में जितनी ज़मीन थी वो कम होगी। तो फार्मर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम इनपुट निकालना चाहेगा, मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहेगा उसी ज़मीन में, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, जो ज़मीन है उसके ऊपर क्या पड़ता है, इनॉर्मस मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रचंड, एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। इस टाइप के फार्मिंग के कारण ज़मीन पर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर पड़ता है, ठीक है। सिंपल पॉइंट्स थे। दिस इज वॉज सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग दैट वॉज इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग। अब अगर हम थर्ड टाइप की फार्मिंग की बात करें दैट इज़ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल मतलब क्या, वो फार्मिंग जो सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए की जाती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कमर्शियल के लिए यूज़ करते हैं तो हम चाहेंगे कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, तो यहाँ पर सारे मॉडर्न इनपुट्स यूज़ किए जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ मॉडर्न इनपुट्स का मतलब क्या। हमारे महाराष्ट्र में स्टिल खेती करने वाले किसान बैल और हल से खेत जोतते हैं, ठीक है, कल्टीवेट करते हैं। पर कुछ फार्मर्स हैं जो ट्रैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं। पर अगर आप देखोगे तो आजकल ऐसी मशीन्स आ गई हैं जिसमें कंबाइन थ्रेशर जिसे कहते हैं हम लोग, वही क्या करेगा, हार्वेस्ट भी करेगा, वही विनोइंग करेगा, वही थ्रेशिंग करेगा। तो जितने मॉडर्न इनपुट्स होंगे उससे क्या होगा, फास्टर, सब काम फास्ट होगा, क्योंकि हम चाहते ही हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय कम लगे, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। तो यहाँ पर सारे मॉडर्न इनपुट्स, मॉडर्न मशीन्स यूज़ की जाती हैं। HYV सीड्स यूज़ किए जाते हैं। HYV सीड्स मतलब हाई यील्डिंग सीड्स या वैरायटी ऑफ सीड्स।
ऐसे वैरायटी ऑफ सीड्स जिनका प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, वैसे सीड्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड कीड़े मारने की दवा, मीन्स वो जो भी चाहे वो करते हैं, बस हमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। पेस्टिसाइड्स, ये सारे चीज़ें की जाती हैं ओनली फॉर हायर प्रोडक्टिविटी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, उसी लिए सारा मॉडर्न इनपुट लगा देते हैं। हाई HYV सीड्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए, काहे के लिए? हायर प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो देखिए राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। अब कमर्शियल क्रॉप क्यों बोला गया है? हरियाणा और पंजाब में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर सब खेतों में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर सिर्फ आपको राइस दिखेगा। जैसे कि अगर आप खुद अपने महाराष्ट्र में देखिए, हम लोग देखें तो अगर आप अपने खेतों में देखोगे तो एक समय के बाद जब बरसात चालू हो जाती है, आप देखिएगा मैक्सिमम लोगों के खेत में क्या है? कॉटन, सिर्फ क्या है? कॉटन। तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए द कॉटन इज़ अ कमर्शियल क्रॉप, राइट? क्योंकि वो क्या होता है, कोई ऐसे आपने देखा होगा, फार्मर्स अपने कॉटन को लेकर बाज़ार में नहीं बैठते, उसके लिए बड़ी गाड़ियाँ आती हैं जो उस फिनिश्ड गुड, उस कॉटन को इंडस्ट्रीज़ तक प्रोवाइड कराते हैं, इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचा के देते हैं। तो वो सारे क्रॉप्स जो डायरेक्ट बनते ही किसके लिए हैं? कमर्शियल पर्पस के लिए, डायरेक्ट इंडस्ट्रीज़ में जाएंगी, फैक्ट्रीज़ में जाएंगे, वो सारे क्रॉप्स क्या हैं? कमर्शियल। और कमर्शियल क्रॉप कब बनता है? जब उस एरिया के पूरे लैंड पर मैक्सिमम उसी क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है। उसी टाइप में हरियाणा और पंजाब आप देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ चावल की खेती की जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ चावल लगाया जाता है, ठीक है, और वही मैक्सिमम राइस सप्लाई करता है ऑल ओवर कंट्री, ठीक है। पर अगर हम बात करेंगे उड़ीसा में, तो उड़ीसा में राइस एक क्या है? सब्सिस्टेंट क्रॉप है, मतलब ज़रूरत है तो हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ होती है, दैट इज़ हम लोग कहते हैं प्लांटेशन। ये वर्ड आपने सुना होगा, ब्रिटिशर्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना तब भी सुनेंगे। प्लांटेशन करना इज़ ऑल्सो कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन करना मतलब यहाँ पर एक सिंगल क्रॉप बहुत बड़े एरिया में लगाया जाएगा, और जो भी प्लांटेशन, और जो ये प्लांटेशन होता है ना, इसका बहुत अच्छा कनेक्शन है किसके साथ? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। मतलब क्या है? प्लांटेशन एक शब्द है किसके लिए? जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ को कनेक्ट करता है। तो इसमें क्या होगा? बहुत बड़े बड़े ज़मीन यहाँ पे, मतलब बहुत बड़े वाइड एरियाज लैंड यूज़ किए जाएंगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, और यहाँ पर जो लेबर्स होते हैं दे आर द माइग्रेंट लेबर्स, मतलब मज़दूरों को वहाँ के लोकल लेबर्स नहीं यूज़ किए जाते, बल्कि क्योंकि देखिए फार्मिंग अगर लार्ज स्केल में होगी तो वहाँ लेबर्स की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो अदर स्टेट से वहाँ पर लेबर्स को बुलाया जाता है, उनके रहने की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। अब अगर हम कुछ बात करें क्रॉप जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब क्या है? दिस ऑल आर कमर्शियल क्रॉप, और ये सारे इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो प्लांटेशन मतलब क्या? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ का मिलाप, दैट इज़ कॉल्ड प्लांटेशन। तो प्लांटेशन में टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सारे इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलर आसाम की, तो आसाम में टी लगाया जा रहा है, बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में भी टी की बहुत ज़्यादा खेती की जाती है, कर्नाटका में कॉफ़ी की खेती की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके साथ कनेक्टेड हैं? कमर्शियल फार्मिंग में। बट जो ये प्लांटेशन है या जो कमर्शियल फार्मिंग है, उसमें जो प्लांटेशन हम पढ़ रहे हैं, वो तभी ज़्यादा एफिशिएंट होता है जब वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, कम्युनिकेशन कनेक्टिंग अच्छी हो, वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अच्छे हो, और वहाँ पे जो मार्केट्स हैं वो भी अच्छे हैं। मतलब क्या है कि अगर किसी एरिया में कोई क्रॉप लार्ज जोन में लगाया जा रहा है, इट्स अ कमर्शियल क्रॉप,
तो उस क्रॉप का सही समय पर इंडस्ट्रीज तक पहुंच जाना बहुत ज़रूरी है, तो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना ज़रूरी है। फिर अगर वहाँ पर ज़्यादा दूर ना लेके जाना पड़े तो वहाँ पे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का होना ज़रूरी है कि सारा प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाए, ख़राब ना हो। और उन प्रोडक्ट्स की सेलिंग के लिए वहाँ पर मार्केट भी एक अच्छा होना चाहिए। तो उन सब चीज़ें मिलाकर मतलब एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रॉपर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, प्रॉपर मार्केट, ये सब चीज़ें मिलकर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशंस। तो अगर आप बोलेंगे कि कमर्शियल फार्मिंग का दूसरा नाम क्या, तो उसको हम लोग कह सकते हैं प्लांटेशंस। ठीक है, क्यों? देखो इसमें क्या बोला गया है, हम एक क्रॉप को बहुत लेवल पर उगा रहे हैं और उसे एक कमर्शियल क्रॉप बना दिए हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनानास। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टोटल 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ा। पहला था प्रिमिटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग, सेकेंड इंटेंसिव सबसिस्टेंट फार्मिंग, थर्ड वॉज कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल आगे प्रोसीड करेंगे। बाय बाय।